ममता बनर्जी को बीजेपी 2019, 2021 और 2024 में हराने की पूरी कोशिश करती है। कोई कल्पना कर सकता है दिल्ली में बैठ के कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रैली, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी ममता को फिर भी क्यों नहीं हरा पाती? सब कुछ बताएंगे कि ममता बंगाल जीतती कैसी है और बीजेपी क्यों हाथ नहीं जमा पा रही। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। एक महिला जो पहले कांग्रेस ज्वाइन करती है, फिर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ती है और फिर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना के 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को अकेले दम पर हरा देती है और अभी 15 साल से ममता बनर्जी जमी हुई है। अब बात करते हैं बीजेपी की। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती, तब जब पूरे देश में बीजेपी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। बीजेपी ने सोचा था कि वो बंगाल भी जीत लेंगे। अमित शाह आए, रैलियां हुई बहुत सारी, हर जगह कमल खिलेगा का नारा घर घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर आया 2021। ये इलेक्शन इंडिया का सबसे ड्रामेटिक इलेक्शन था। केंद्र की सरकार एक एक सीटों पर लड़ाई लड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नंदीग्राम विधानसभा में सिर्फ 1956 वोटों से जीत हासिल करके उन्हें हरा दिया। अचानक से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूमने लगी और लोगों से यह कह दिया कि उन पर हमला कराया गया है। बीजेपी का कहना था कि यह सब ड्रामा हो रहा है, इलेक्शन हारने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि तुम रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट क्या आया? टीएमसी 215 सीटें और बीजेपी 77 सीटें। ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठी और जीत का जश्न मनाने लगी। देखो, बीजेपी ने 2021 में सब कुछ लगाया। मोदी आए, शाह आए, योगी आए, रैलियां हुई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर भी बीजेपी हार गई। तो सवाल यह है कि 2026 में बीजेपी आएगी? इससे पहले समझते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल जीतती कैसी है। देखो, ममता बनर्जी ने एक बात पकड़ी कि सरकारी योजनाओं के पैसे जो हैं वो लेने में जनता को बहुत दिक्कत होता है। तो उन्होंने किया क्या कि मिडिल मैन को खत्म कर दिया। ममता ने एक काम किया जो आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन ने सोचा नहीं था, कि कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई नेता नहीं, सीधा अकाउंट में पैसे जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सुनीता देवी एक किसान की बीवी हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। वो पहले पूरे दिन घर का काम करती थी, एक एक रुपए के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट थी। फिर आई ममता की लक्ष्मी भंडार योजना। हर महीने महिलाओं को 1000 से 1500 सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अब सुनीता ने पहली बार हाथों से कुछ खरीदा और ये महसूस किया कि मेरे पास भी पैसे हैं। ऐसे ही 2.21 करोड़ महिलाओं को बंगाल में आज भी ममता के इस लक्ष्मी योजना से पैसे दिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है ममता के लिए। लक्ष्मी भंडार योजना 2.21 करोड़ महिलाओं को मंथली पैसा दे रही है। टोटल अब तक 74,000 करोड़ से ज्यादा पैसे बांट दिए गए हैं। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने बहुत सारी स्कीमें चलाई, जैसे कन्याश्री, अगर तुम बेटी पढ़ाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। स्वास्थ्य साथी, बीमार हो तो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। दूसरी बात, महिला वोट। 2024 लोकसभा इलेक्शन में 53% महिलाओं का जो वोट है वो टीएमसी को दिया गया। 2019 से 11% ज्यादा। यानी जब भी मोदी लहर थी तब भी बंगाल की औरतें ममता को ही चूज कर रही थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भंडार वाली औरत घर में दीदी को फील कर रही थी जब हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे थे। तीसरी बात, मुस्लिम वोट। बंगाल में 27% आबादी है जो मुस्लिम है। 2024 में 73% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया और ये एक सॉलिड ब्लॉक है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन सा है अभी के हिसाब से। और जब भी बीजेपी घुसपैठिया वाला नैरेटिव चलाती है, मुस्लिम वोटर्स और ज्यादा टीएमसी की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। चौथी बात, मैं बंगाल की बेटी हूं। ये एक इमोशनल कार्ड है। ममता खुद को बंगाल संस्कृति की रक्षक कहती हैं। बीजेपी को बाहरी पार्टी बताने का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाती हैं और यहां ममता बनर्जी बंगाली प्राइड को बहुत ही ज्यादा मजबूती से रखती है। ममता का कहना है कि मैं बंगाली पहले हूं और इंडियन बाद में। और इससे होता क्या है कि लोकल वोटर्स बीजेपी को एक बाहरी पार्टी मानने लगते हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा ममता को जाता है। पांचवी बात, बूथ लेवल पर काम। बीजेपी के सपोर्टर्स आपको ज्यादातर केवल रैलियों में ही दिखेंगे, लेकिन ममता ने अपने सपोर्टर्स उन गलियों से चुने हैं जो जानते हैं कि मोहल्ले में 200 वोटर्स को कैसे कन्विंस करना है। और टीएमसी ने ये नेटवर्क 15 सालों में बहुत बड़ा बना रखा है, जिसको तोड़ना अभी के हिसाब से तो मुश्किल है ही। लेकिन अभी तुमने सुना होगा एसआईआर के बारे में। एसआईआर ये काम थोड़ा मुमकिन कर सकता है बीजेपी के लिए। इमेजिन करो कि
तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में था, तुमने पिछली बार वोट दिया और इस बार जब तुम चेक करते हो वोटर लिस्ट में अपना नाम तो तुम्हारा नाम ही गायब हो गया। यही हुआ है 63 लाख बंगाली वोटर्स के साथ। इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2025 में एक काम किया जो 24 साल से नहीं हुआ था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, वोटर लिस्ट की पूरी जांच हुई और नतीजा ये निकला 63.66 लाख नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए और अभी 60 लाख अंडर एडजुडिकेशन है, मतलब उनका फैसला अभी भी पेंडिंग है। और इस पर टीएमसी क्या कहती है? ममता ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि ये ECI और बीजेपी का मिला हुआ खेल है। जेन्युइन वोटर्स को हटा के ये लोग हमारे वोटर्स को तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के खुद के विधानसभा भवानीपुर में भी 60,000 वोटर्स का नाम फंसा दिया गया। फिर बाद में इस पर धरना किया गया, पेंटिंग बनाई गई जिसमें लिखा था SIR मतलब वैनिश। बीजेपी क्या कहती है? ये रूटीन क्लींजिंग है, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का नाम लिस्ट में था इसलिए उसको हटाया गया, वो हटाना बहुत जरूरी था। ममता इसलिए परेशान है क्योंकि उनके फेक वोटर्स हटा दिए गए। मामला इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को दाखिल देना पड़ा। कोर्ट ने 500 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात किए, स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं, ताकि जो लोग अपील करना चाहें कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर 63 लाख में से ज्यादा टीएमसी वोटर्स थे तो 2026 के रिजल्ट पर असर तो पड़ेगा और अगर बीजेपी सपोर्टर्स हैं तो बीजेपी को भी नुकसान होगा। असली सच तो अभी इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा वैसे, और अभी कोर्ट के अंदर भी प्रोसेस में है। अब ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी कोई दूध की धुली पार्टी है। बहुत सारे घोटाले किए इन लोगों ने, जैसे जॉब स्कैम किए इन लोगों ने, हजारों फेक टीचर्स की नियुक्ति की जिन्होंने पैसे देकर जॉब लिए थे। टीएमसी के सीनियर नेता पार्थ चैटर्जी को ईडी ने अरेस्ट भी किया था इस मामले में। उनके घर से करोड़ों रुपए कैश मिले। पार्टी ने उन्हें बाद में सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन तब तक तो घोटाले हो चुके थे। अभी 2026 कैंडिडेट लिस्ट में पार्थ चैटर्जी का नाम नहीं डाला गया है। वैसे दूसरे घोटाले की बात करें तो आरजी केस आपको याद होगा, अगस्त 2024 का केस है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर हुआ। पूरा बंगाल सड़क पर आ गया, डॉक्टर्स ने हड़ताल किए, लोग रात को कैंडल्स लेकर निकले, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए। ममता की छवि को जेन्युइनली इससे नुकसान पहुंचा क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का डायरेक्टली उनके पास सवाल था जिसका कोई जवाब मिला ही नहीं। तीसरे घोटाले की मैं बता दूं आपको तो संदेश खाली लोकल टीएमसी लीडर पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सीबीआई ने जांच की और फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। चौथा घोटाला पॉलिटिकल वायलेंस का। पोस्ट पोल वायलेंस का इतिहास बंगाल में पुराना रहा है। 2021 के बाद भी बीजेपी वर्कर्स पर हमले हुए हैं। टीएमसी कहती है कि यह सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन वीडियो फुटेज और रिपोर्ट ने सारे सच को खोल कर रख दिया है। ये आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं लगाती, सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं, तो ये इग्नोर करना थोड़ा गलत होगा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की पूरी तैयारी क्या रही है इसमें। मोदी का मेगा मूव ये रहा है कि 24 मार्च 2026 को मोदी कोलकाता है ब्रिज परेड ग्राउंड में 18,680 करोड़ की प्रोजेक्ट लॉन्च की गई। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी आता है ये दिखाने के लिए। और इसके बाद बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को ममता के ही घर भवानीपुर में उतार दिया। शुवेंदु वही आदमी है जिसने नंदीग्राम में ममता को हराया था। ये बहुत ही दांव लगाकर खेला हुआ गेम है कि ममता को सीधे उन्हीं के जमीन पर चैलेंज करना। और बीजेपी इस बार 3 बड़े मुद्दे भी रख रही है। पहला, घुसपैठियों वाला नैरेटिव कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, उनका बंगाल में होना हिंदू वोटर्स के लिए खतरा है। ये बीजेपी का सबसे बड़ा पॉइंट है वैसे। दूसरा, इंडस्ट्री और रोजगार। बीजेपी का कहना है कि 6,600 कंपनियों ने बंगाल छोड़ दिया 2011 के बाद। युवा बेरोजगार हैं, बंगाल इकोनॉमी पिछड़ेपन का शिकार हो रही है। और तीसरा, करप्शन, एसएससी स्कैम, कोल स्कैम, दीदी के राज में लूट मचा हुआ है। लेकिन बीजेपी की एक समस्या है, बीजेपी की असेंबली लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी टीएमसी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। रैलियों में तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बूथ पर अभी भी टीएमसी का कंट्रोल बहुत ज्यादा है बीजेपी से। कुछ बंगाल के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि टीएमसी को 155 से 170 सीटें मिलना हो सकता है इस बार। बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सब सिंगल डिजिट में जितने भी पार्टी हैं। सीएम के रूप में कौन चाहिए ये देखना एक बड़ा सवाल है वैसे, क्योंकि यहां पर कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो रही हैं। पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करें तो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम हैवी सीट्स में उतार रही है। अगर मुस्लिम वोटर स्प्लिट हुए 5 से 10% भी तो कई सीटों में टीएमसी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन बंगाल में असदुद्दीन का अभी पलड़ा थोड़ा सा
कमजोर सा दिख रहा है। वैसे देखना होगा कि आगे क्या होता है। दूसरे नंबर वाइल्ड कार्ड की बात करें तो मतुआ कम्युनिटी, अगर आपको पता होगा, ये बांग्लादेशी हिंदू रिफ्यूजीज की कम्युनिटी है। नॉर्थ बंगाल और नादिया में इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। बीजेपी ने इनसे 2021 में सीएए का वादा किया था कि तुम्हें भारत की नागरिकता दिलाएंगे। सीएए तो आया, लेकिन फिर भी मतुआ कम्युनिटी को नाराजगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत की नागरिकता उन्हें नहीं दिलाई गई। अगर उन्होंने टीएमसी को चूज किया तो सीट्स पलट सकते हैं वैसे बीजेपी के लिए। वाइल्ड कार्ड नंबर 3 की बात करें तो एसआईआर। और इसी के साथ इस वीडियो में हमने आपको लगभग वो सारी बातें बताने की कोशिश की है जो आपको ये अनुमान तो लगाकर दे देगी कि इस बार सरकार किसकी बननी है और अगला सीएम कौन होगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपनी बुद्धिमत्ता से इसका जवाब दें नीचे कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें।